हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी महीने के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, बराबर ना, अहमदाबाद के अंदर। उस इवेंट के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। चलो, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल हैज़ इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एट साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद गुजरात, बराबर ना। तो यहाँ पे एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है हर साल। कब आयोजन किया जाता है? तो 7 to 14 जनवरी, जो उत्तरायण का जो फेस्टिवल है उसके जो प्रीवियस वीक है, तब 7 to 14 जनवरी हर साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है अहमदाबाद के अंदर, बराबर ना। और ये फेस्टिवल क्यों होता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसी दिन के ऊपर, मतलब 14 जनवरी के ऊपर, जो विंटर का त्यौहार ख़त्म होता है और समर का त्यौहार, विंटर ख़त्म होता है और समर शुरू होता है, राइट ना। ओके, अभी ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगर मैं बात करूँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को विंटर खत्म होता है और समर शुरू होता है, बराबर ना। इसके लिए उसको मकर संक्रांति या तो फिर उत्तरायण बोला जाता है, बराबर ना। तो उसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ उत्तरायण, और तब हम काइट फ्लाई करते हैं, बराबर ना। दिस फेस्टिवल फीचर्स ओवर 153 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स फ्रॉम 55 कंट्रीज, 68 नेशनल काइट फ्लायर्स फ्रॉम द 12 स्टेट्स एंड 865 काइट enthusiasts फ्रॉम 23 सिटीज़ इन गुजरात, बराबर ना। तो नेशनली और इंटरनेशनली अलग अलग जगह से जिनको काइट फ्लाई करना बहुत पसंद है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, बराबर ना। और 1989 से ये काइट फेस्टिवल अहमदाबाद के अंदर हो रहा है और इस बार भी हुआ था, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कब से सेलिब्रेट करते हैं, और कब सेलिब्रेट हुआ था? 7 to 14 जनवरी, बराबर ना। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक अप्रूवल मिला है कि वो अपनी होली ऑन फाइनेंस कंपनी एस्टेब्लिश कर सकता है। कहाँ पे? गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी के अंदर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अप्रूवल मिला है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कि ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अपनी होली ऑन सब्सिडरी फाइनेंस कंपनी एस्टेब्लिश कर सकता है। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी के अंदर। अभी अगर मैं बात करूँ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नाम से पता चलता है कि ये फाइनेंस करता है। किसको फाइनेंस करता है? तो जो कंपनीज पावर सेक्टर के अंदर काम करती है उस कंपनीज को लोन देता है। मतलब ये बैंक नहीं है फिर भी लोन देता है, तो ऐसी संस्था को हम क्या बोलते हैं? एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं, बराबर ना। जो संस्था बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है उसको हम एनबीएफसी बोलते हैं, राइट ना। तो ये सरकारी गवर्नमेंट ओन एनबीएफसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है, और जो प्रोजेक्ट्स पावर सेक्टर के अंदर होते हैं उसको फाइनेंस करने के इसका काम है, सिंपल। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको क्या परमिशन दिया है कि आप अपनी एक होली ओन सब्सिडरी, एक फाइनेंस कंपनी गिफ्ट सिटी के अंडर भी एस्टेब्लिश कर सकते हो, ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप फाइनेंस प्रोवाइड कर सको, सॉरी, ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी पावर सेक्टर के अंदर फाइनेंस प्रोवाइड कर सको, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको परमिशन दी कि आप गिफ्ट सिटी के अंदर अपनी ब्रांच एस्टेब्लिश कर सकते हो, बराबर ना। ओके, तो this establishment opens up new business opportunities for the Power Finance Corporation and contributes to the growth of the India's power sector, right? और अगर मैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करूं तो ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इंडिया के अंदर, बराबर ना। तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बैंक की, तो जो बैंक बहुत बड़े होते हैं अगर वो बैंक लॉस में जाए ज़्यादा समय तक तो पूरी इकोनॉमी को असर कर सकता है, तो ऐसे ही बैंक को बोलते हैं सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। फिर जो एनबीएफसी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत लार्ज होती है, अगर वो एनबीएफसी लॉस में जाए बहुत बड़े समय के लिए तो वो इकोनॉमी को असर कर सकती है, तो ऐसे एनबीएफसी को क्या बोला जाता है?
सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी बोला जाता है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन वो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी है और उसको अभी परमिशन दिया गया है आरबीआई के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 5th इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात के अंदर। इसके बारे में बात करते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसका नाम है ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ये 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस है और 5th टाइम हमने इसको इंटरनेशनली होस्ट किया है, मतलब इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और एक किसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। इस संस्था के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, बराबर। ओके, अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो ये कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस था बिहेवियरल फॉरेंसिक्स, री इंटीग्रेटिंग एक्सपांडिंग कंटूर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनलिसिस, बराबर ना। तो एक्चुअली फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेंसिक सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है, यहाँ पे एकत्रित किया जाता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है ताकि इस सेक्टर को हम और ज़्यादा एक्सपांड कर सकें और क्रिमिनल्स को जल्दी से जल्दी सज़ा दे सके और जो निर्दोष है उनको हम जल्दी से जल्दी बाइज्जत बरी कर सके, बराबर ना। तो इसके लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हर साल इस इवेंट का आयोजन होता है, बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा इंडियन मिनिस्टर के द्वारा इसी इवेंट के दौरान इनॉग्रेशन किया गया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का। कहाँ पे? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किसके अंदर? डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर। और कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिस संस्था के द्वारा इस इवेंट को होस्ट किया गया था उसी संस्था के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए। और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? हमारे जो इंडियन मिनिस्टर है उनके द्वारा किया गया, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करूं तो कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एंड गुजरात स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये सभी संस्था के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन के साथ ये यूनिवर्सिटी के द्वारा इस इवेंट को आयोजित किया गया था, बराबर ना। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या क्या रखा गया? एक तो हमको क्रिमिनोलॉजी और बिहेवियरल फॉरेंसिक्स के ऊपर काम करना है, कंटूर्स ऑफ विक्टिम सपोर्ट, जस्टिस एंड चैलेंजेस के ऊपर काम करना है, कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर काम करना है, फॉरेंसिक एल्गोरिदम इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के ऊपर काम करना है। तो ये कुछ थीम रखी गई थी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी is an institute of the national importance and it is the world's first and only university dedicated to the forensic, behavioral, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड अलाइड साइंस, बराबर ना। तो दुनिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक, बिहेवियरल, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स और अलाइड साइंस के ऊपर काम कर रही है और ये नेशनली इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2020 के अंडर में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात के अंदर, तो ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया, और उसके अलावा ये जो संस्था है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया उसके बारे में भी पूछ सकता है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था 10 to 12 जनवरी 2024 को गुजरात के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट साइन 41,299 MOUs फॉर इन्वेस्टमेंट इनिशिएशंस ऑन द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, बराबर ना। ये 10वां एडिशन था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का और इस इवेंट के दौरान गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा टोटल अप्रोक्सीमेटली 41,000 MOU साइन किए गए हैं। और अगर हम वैल्यूज़ के अंदर बात करें तो 26.33 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और ये वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? महात्मा मंदिर गांधीनगर के अंदर किया गया था, बराबर ना।
10th एडिशन था, ध्यान में रखना है। और इस बार की थीम गेटवे टू द फ्यूचर, ये थीम के ऊपर फोकस किया गया था, बराबर ना। और टोटल 35 पार्टनर कंट्रीज एंड 4 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट इन द समिट। इस इवेंट के अंदर 35 पार्टनर कंट्रीज के द्वारा और 14 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, बराबर ना। और इसी इवेंट के दौरान नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने भी यहाँ पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को शोकेस किया इस इवेंट के दौरान। मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इस इवेंट के दौरान, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं इस इवेंट के कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए है, मिनरल्स के लिए है, केमिकल्स के लिए है, पेट्रोकेमिकल्स के लिए है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है, टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में है, बराबर ना। और मोर देन 61,000 डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 140 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द समिट। और 3 कंट्री के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, मोज़म्बिक के, टाइमोर लेस्टे के, सेज रिपब्लिक के, और यूएई के प्राइम मिनिस्टर यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वो चीफ गेस्ट थे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, पीएम मोदी जी के द्वारा कुछ लॉन्च किए गए हैं, कुछ इवेंट्स लॉन्च किए गए हैं इस इवेंट के दौरान। तो पीएम मोदी के द्वारा ई कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया गया है कि द समिट ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द फुलेस्ट पोटेंशियल ऑफ द गुजरात। ये किस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात के आने के बाद गुजरात का फुल पोटेंशियल बाहर निकला, उसके ऊपर एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। उसके अलावा कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया ₹20 का टू ऑनर द फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात 2024 समिट ऑफ अमृतकाल। तो ये एक्चुअली ₹20 का कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया क्योंकि ये अमृतकाल का पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट था। अमृतकाल आपको पता ही है, मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है, 2022 से लेकर 2047 तक का ये जो 25 साल का पीरियड है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमृतकाल, बराबर ना। तो इसका ये पहला ये समिट था। इसके लिए कॉमेमोरेटिव कॉइन ₹20 का लॉन्च किया गया। और ₹20 का क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है 20 साल किसके, गुजरात ग्लोबल समिट के, बराबर ना, इसके लिए, राइट। और इस इवेंट के दौरान यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने ज्वाइन किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। तो एक्चुअली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के साथ ये यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट किया है। अभी देखो, ये यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम क्या है कि फॉर एग्जांपल यूएस और इंडिया के अंदर ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कि जो यूएस की कंपनीज इंडिया के अंदर करना चाहती है और इंडिया की कंपनीज यूएस के अंदर करना चाहती है, तो वो उसको अभी परमिशन कौन देगा, ये संस्था देगी, बराबर ना। अगर कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी यूएस की कोई कंपनी है जो इंडिया की कोई कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल 80% स्टेक लेना चाहती है, तो अगर वो कोई क्रिटिकल सेक्टर है तो गवर्नमेंट के माध्यम से आपको अप्रूवमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्रिटिकल सेक्टर नहीं है तो अप्रूवमेंट किसका चाहिए, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का चाहिए। तो एक संस्था बनाई गई है यूएस और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को ईजी बनाने के लिए, और इस संस्था ने अभी एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के अंदर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, उसके अलावा इंडिया यूएई सील्ड 4 MOUs एट द गुजरात समिट। यूएई का जो डीपी वर्ल्ड है उसने साइन किया $3 बिलियन का एग्रीमेंट विद द गुजरात गवर्नमेंट, बराबर ना। देखो, एक्चुअली इंडिया और यूएई ये दोनों देश ने टोटल 4 MOU साइन किए हैं इस समिट के दौरान। और यूएई की जो कंपनी है एक डीपी वर्ल्ड करके, उसने तो गुजरात गवर्नमेंट के साथ $3 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है, बराबर ना, राइट। तो यूएई ने इंडिया के साथ कौन कौन से सेक्टर में MOU साइन किया है इस समिट के दौरान, तो इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इनोवेटिव हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, फूड पार्क डेवलपमेंट, तो ये सभी सेक्टर के अंदर यूएई ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है इस समिट के दौरान, बराबर ना, राइट। और अगर मैं बात करूँ यूएई की ये जो डीपी वर्ल्ड कंपनी है, उसने गुजरात गवर्नमेंट के साथ $3 बिलियन का MOU साइन किया है, जहाँ पे वो क्या करेगा, न्यू पोर्ट्स बनाएगा, टर्मिनल्स बनाएगा, इकोनॉमिक जोन बनाएगा, बराबर ना, और टोटल $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा गुजरात के अंदर, बराबर ना। ओके,
ओके उसके अलावा टोरेंट पावर ने 4 एमओयू साइन किए हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ और टोटल 47,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं गुजरात गवर्नमेंट के अंदर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और ये 47,000 करोड़ के एमओयू साइन करके टोरेंट पावर क्या करने वाला है गुजरात के अंदर, तो टोटल 3450 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट वो एस्टैब्लिश करने वाला है और 1045 मेगावाट का वो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने वाला है और टोटल 30,650 करोड़ रुपया इन दोनों प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करने वाला है, बराबर ना। और ये कहाँ पे एस्टैब्लिश करेगा, बनासकाठा, जामनगर, पाटन और सुरेंद्रनगर के एरिया के अंदर ये टोटल मिला के 3450 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और 1045 मेगावाट के हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करने वाला है टोरेंट पावर, बराबर ना। और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी भी एस्टैब्लिश करने वाला है कहाँ पे, बनासकाठा दहेज के अंदर, और उसके लिए 7,200 करोड़ रुपये उसने एलोकेट किए हैं, बराबर ना। और 5,000 करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके टोरेंट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी वो लॉन्च करने वाला है अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, दहेज, मंडल, बहुचराजी, बराबर ना, राइट। उसके अलावा बराबर ना 5,000 करोड़ रुपया वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है टोरेंट पावर के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है टोरेंट पावर, उसके अंदर 5,000 करोड़ रुपया और इन्वेस्टमेंट करने वाला है ताकि अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, दहेज जैसे विस्तार में उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और बढ़ सके, बराबर ना। तो टोटल मिला के 47,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है टोरेंट पावर ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ। टोटल 3450 मेगावाट सोलर पावर से प्रोड्यूस करना है और 1045 मेगावाट हाइब्रिड पावर से प्रोड्यूस करना है। और ये कहाँ पे ये प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, तो बनासकाठा, जामनगर, पाटन और सुरेंद्रनगर के अंदर। और उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने हैं टोटल कहाँ पे, बनासकाठा और दहेज के अंदर 7,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके। उसके अलावा ई रिक्शो नाम की एक कंपनी है, ई रिक्शो ई मोबिलिटी, उसने 6,900 करोड़ का एमओयू साइन किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ, किसके लिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन और मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाने के लिए, बराबर ना। तो ये एमओयू के अंदर ये जो ई रिक्शो ई मोबिलिटी कंपनी है वो गुजरात के अंदर टोटल 6,900 करोड़ का एमओयू साइन किया है उसने, 6,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा और क्या एस्टैब्लिश करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी एस्टैब्लिश करेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाएगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। ये कुछ मेजर एमओयू से जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान गुजरात गवर्नमेंट के साथ अलग अलग कंपनीज़ ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने एमओयू साइन किए हैं, बराबर ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और वाइब्रेंट गुजरात इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इज़ अ बाई-एनुअल इन्वेस्टर्स ग्लोबल बिजनेस इवेंट दैट इज़ हेल्ड इन द स्टेट ऑफ द गुजरात। वो हर 2 साल में एक बार होता है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। और 2003 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के अंदर, बराबर ना। तो उनके द्वारा ये समिट की शुरुआत की गई थी 20 साल पहले। और अगर हम गुजरात की बात करें, चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और कैपिटल है गांधीनगर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली कच्छी खारेक को जीआई टैग दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। कच्छी खारेक आपने देखा होगा ऐसी दिखती है, बराबर ना। तो उसको अभी जीआई टैग मिला है, उसके बारे में बात करें तो कच्छी खारेक और कच्छी डेट्स, the indigenous dates variety of the Kutch in Gujarat got a geographical indication tag from the Chennai-based Geographical Indication Registry under the Department of the Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry। देखो फ्रेंड्स, एक संस्था है, संस्था का नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये संस्था कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में काम करती है। और ये डिपार्टमेंट कौन से अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है, बराबर ना, ओके। तो ये संस्था के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। अब ये जीआई टैग किसको दिया जाता है, तो अगर कोई प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादातर वहीं पे होता है, तो उस प्रोडक्ट को उस लोकेशन का जीआई टैग मिल जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, मतलब वो एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस है, तो उसका वर्ल्ड लेवल पे भी डिमांड बढ़ जाती है। और जो
जहाँ पे जिस जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है ज़्यादा मात्रा में, बराबर ना, उसका भी वहाँ पे वहाँ के लोगों का भी रेवेन्यू बढ़ जाता है। जो इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं उनका रेवेन्यू, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, बराबर ना। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, राइट। तो इसके लिए उनको जीआई टैग दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली कच्ची खारेक, जिसको हम बोलते हैं कच्ची डेट्स, उनको अभी जीआई टैग दिया गया है इस संस्था के द्वारा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा, बराबर ना। और कच्ची खारेक इज रजिस्टर्ड अंडर द गुड्स टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये कैटेगरी में इसको ये जीआई टैग मिला है, बराबर ना। ओके ओके ओके। अगर मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो कच्ची खारेक हैज़ बिकम द सेकंड फ्रूट ऑफ गुजरात टू गेट अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आफ्टर द गिर केसर मैंगो। 2011 के अंदर केसर मैंगो को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था और ये सेकंड फ्रूट है गुजरात का कच्ची खारेक, जिसको जीआई टैग मिला है, ध्यान में रखना है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड कच्ची खारेक विल बूस्ट द ब्रांडिंग ऑफ कच्ची डेट्स एंड बेनिफिट द थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स हु ग्रो द डेट्स इन द अरिड एंड सेमी अरिड कच्छ रीजन, बराबर ना। तो बहुत सारे फार्मर्स को ये बेनिफिट करेगा जिसको जीआई टैग मिला है। ये कच्ची डेट्स का जो प्रोडक्शन करते हैं उन फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। और अगर मैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में बात करूँ तो ये जो टैग है is a sign used on the products that have a specific geographical origin and possess the qualities or reputation that are due to that origin, बराबर ना। तो इस ये टैग किसको दिया जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट को कि एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसकी क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट को उस रीजन का जीआई टैग दिया जाता है, बराबर ना। ओके ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुजरात, केरला, कर्नाटका आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये कौन कह रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड। अभी जो ये जीआई टैग वाली जो न्यूज़ हमने पढ़ी, जीआई टैग कौन देता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रहा था? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में काम कर रहा था। और उसी डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्वे लॉन्च किया गया है और सर्वे के अंदर क्या मालूम पड़ा है कि गुजरात, केरला, कर्नाटका आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन डेवलपिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम, बराबर ना। तो उसके बारे में बात करें, चलो। ओके। ऑन द ओकेजन ऑफ द 8th नेशनल स्टार्टअप डे, कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 16 जनवरी 2024 को। द रिजल्ट्स ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 4th नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स celebrating achievers ahead of the curve were declared by the Startup India। जो किसके अंडर में काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटर ट्रेड के अंडर में काम करता है। देखो फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर में एक डिपार्टमेंट है, एकमात्र डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और उस डिपार्टमेंट के द्वारा, उस डिपार्टमेंट के अंडर में एक संस्था है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया का काम ही है स्टार्टअप को लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना, स्टार्टअप के पेटेंट्स वगैरह को हैंडल करना, बराबर ना। तो ये स्टार्टअप इंडिया जो संस्था है तो डीपीआईआईटी के अंदर में काम करता है। तो स्टार्टअप इंडिया हर साल स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग लॉन्च करता है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग लॉन्च करता है और नेशनल स्टार्टअप अवार्ड देता है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड देता है, बराबर ना। और ये दोनों काम कब करता है? नेशनल स्टार्टअप डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को, तब ये दोनों काम करता है, बराबर ना। तो उसके बारे में बात करें। ओके। अगर मैं बात करूं इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, गुजरात, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु इमर्ज इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द कैटेगरी ए। जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है उनको कैटेगरी ए में शामिल किया गया है। तो उन स्टेट्स के अंदर स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाले राज्यों के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। और हिमाचल प्रदेश इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द कैटेगरी बी, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, वहाँ पे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। अगर मैं स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के असेसमेंट के बारे में बात करूँ, टोटल 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को असेस किया गया है और टोटल 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज के अंदर असेस किया गया है ये 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। कौन कौन से? बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, अस्पायरिंग लीडर एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये 5 परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड किया गया है, राइट।
द इवोल्यूशन पीरियड वॉज 1 August 2021 टू 31 December 2022 कंसिडरिंग देयर कंप्लायंस एंड प्रोग्रेस। तो इवोल्यूशन कौन से पीरियड के दौरान किया गया है? 1 अगस्त 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच में ये इवोल्यूशन पीरियड है, बराबर ना। और द असेसमेंट इज फोकस ऑन द 7 रिफॉर्म एरिया विथ 25 एक्शन पॉइंट कंट्रीब्यूटिंग टू द मैक्सिमम स्कोर ऑफ द 100 मार्क्स इंक्लूडिंग द फीडबैक, बराबर ना। तो यहाँ पे टोटल 7 रिफॉर्म एरिया के अंदर असेसमेंट किया गया है। अगर कोई पर्टिकुलर राज्य के द्वारा, अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट टेरिटरी के द्वारा ये 7 एरिया के अंदर अच्छा काम किया गया है तो उनको इस रैंकिंग के अंदर अच्छा स्कोर मिला है, बराबर ना। तो रिफॉर्म एरिया क्या क्या है? तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, fostering innovation and entrepreneurship, access to the market, incubation and mentorship support, funding support, capacity building of enablers, रोड मैप टू द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो अगर कोई राज्य ने ये 7 सेक्टर के अंदर अच्छा काम किया है तो उनको ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के अवार्ड के अंदर अच्छा स्कोर मिला है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके ओके अगर मैं परफॉर्मेंस कैटेगराइजेशन की बात करूँ तो कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मर में आएगा? तो जिसके परसेंटाइल 90 से 100 के बीच में होंगे वो बेस्ट परफॉर्मर में आएगा। टॉप परफॉर्मर कौन आएगा? तो जिसके परसेंटाइल 70 टू 89 के बीच में होगा वो टॉप परफॉर्मर में आएगा। लीडर में कौन आएगा? तो 50 टू 61 के बीच में जो होगा वो लीडर कैटेगरी में आएगा। अस्पायरिंग लीडर में कौन आएगा? जिसके परसेंटाइल 30 टू 15 के बीच में होगा वो अस्पायरिंग लीडर के कैटेगरी में आएगा। और इमर्जिंग में कौन आएगा? जिसके परसेंटाइल अप टू 30 है वो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में आएगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके और अगर मैं बात करूँ टोटल 33 स्टेट्स और यूनिटरीज को जो इवोल्यूट किया गया उसमें 5 बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में आए हैं, 7 टॉप परफॉर्मर, 8 लीडर कैटेगरी में और 4 एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी में और 9 इमर्जिंग इकोसिस्टम कैटेगरी में आए हैं, बराबर ना। ओके और 5 बेस्ट परफॉर्मर कौन है? जो भी हमने पढ़ा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, 4 कैटेगरी ए के स्टेट है और कैटेगरी बी के अंदर हिमाचल प्रदेश। टोटल ये 5 स्टेट्स, बराबर ना, वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर आए हैं, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके अगर मैं स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग की बात करूँ तो 2018 के फरवरी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप रैंकिंग एम्स टू असेस द इंडियन स्टार्टअप सेक्टर एंड एक्सेलरेट इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बराबर ना। और यहाँ पे स्टेट्स और यूनिटरीज को प्रमोट किया जाता है कि आप अच्छे स्टेप्स लो और जो आपसे बेहतर परफॉर्म करता है उनकी प्रैक्टिस को फॉलो करो और स्टार्टअप्स को ग्रो करो और देश को ग्रो करो, सिंपल, बराबर ना। ओके अगर मैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की बात करूं तो पीएम मोदी जी के द्वारा 2016 के अंदर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था और टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग द इनोवेशन, बूस्टिंग द स्टार्टअप्स एंड इंकरेजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप सेक्टर ऑफ इंडिया। और इट इज़ मैनेज बाय द डेडिकेटेड स्टार्टअप इंडिया टीम विच रिपोर्ट्स द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटरनल ट्रेड। जैसे मैंने आपको बात किया, स्टार्टअप इंडिया किसके अंडर में काम करती है? DPIIT के अंडर में काम करती है और एज ऑफ नाउ 117,000 स्टार्टअप्स आर रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑल द रिकग्नाइज्ड वंस आर एलिजिबल टू सीक द सर्टेन टैक्स इंसेंटिव। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको 10 साल के लिए टैक्स इंसेंटिव मिलता है, बराबर ना, राइट। तो टोटल 117,000 स्टार्टअप्स अभी तक रिकग्नाइज किए गए हैं इस संस्था के द्वारा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके अगर मैं नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की बात करूं तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 4th एडिशन अभी लॉन्च किया गया था और जो स्टार्टअप्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है और विनिंग स्टार्टअप्स विल गेट ₹10 लाख। और नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स वाज लॉन्च इन 2020 बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटरनल ट्रेड। और जो विनिंग स्टार्टअप होगी उसको कितना पैसा मिलता है? 10 लाख रुपया, बराबर ना। ओके और अगर मैं DPIIT की बात करूँ जो स्टार्टअप्स को हैंडल करती है, स्टार्टअप इंडिया जिसके अंडर में काम करती है, उसका सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह। पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना। ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए गए 2023 के, उसके बारे में बात करते हैं। ओके द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के दिए अभी। और इस सेरेमनी को किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उनके द्वारा होस्ट किया गया, क्योंकि ये जो अवार्ड है वो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर में
जो सिटीज़ के द्वारा, जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अच्छा परफॉर्म किया गया है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो उसके लिए इस इवेंट को इनके द्वारा होस्ट किया गया था। और अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो सूरत गुजरात का और इंदौर मध्य प्रदेश का jointly recognized as the cleanest city in the India under the category of the cities with a population more than 1 lakh। जो सिटीज़ के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पे इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी में कौन आया है? सूरत गुजरात का और इंदौर मध्य प्रदेश का, ध्यान में रखना है। 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स सिंस 2016 इंदौर कंटिन्यूसली इस रैंकिंग को टॉप कर रहा है, ध्यान में रखना है। लेकिन इस बार कौन नया आया है? सूरत आया है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की बात करूं तो ड्यूरिंग द इवेंट 13 अवार्डीज रिसीव्ड द फैसिलिटेशंस अंडर द कैटेगरीज ऑफ द क्लीन सिटी, क्लीन कैंटोनमेंट, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए अलग अलग पर्सनालिटी को। टोटल 110 अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में, बराबर ना। ओके, तो अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया क्लीन सिटी, फर्स्ट नंबर सूरत और इंदौर, थर्ड नंबर पे कौन है? नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ऑल इंडिया क्लीन सिटी जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, सासवद महाराष्ट्र का है, पाटन छत्तीसगढ़ का है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और अगर मैं स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करूँ तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान इज द 8th एडिशन ऑफ द क्लीनिनेस सर्वे विच इज स्टार्टेड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कौन सी सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है उसको सर्वे करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर, और इस बार का 8th एडिशन था। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी? वेस्ट टू द वेल्थ रखी गई थी, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, अगर मैं स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करूं तो 73 मेजर सिटीज वेर इवोल्यूटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सर्वे इन 2016। और स्वच्छ सर्वेक्षण इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे ऑन द अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। दिस इज अ रैंकिंग एक्सरसाइज अंडरटेकन टू असेस द रूरल एंड अर्बन एरिया फॉर देयर लेवल ऑफ क्लीनलीनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, बराबर ना। और रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल हैज बीन सेट एज द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। 2024 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसका थीम क्या रखा गया है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 2023 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसका थीम क्या रखा गया है? मेरा शहर मेरी पहचान, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करूं तो उसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फ्रेंड्स? कौशल किशोर, बराबर ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुजरात इमर्ज एज अ पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया, बराबर, इसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड्स जामनगर रिफाइनरी एंड ONGC's पेट्रो एडिशंस लिमिटेड। उसका जो स्टेट ऑफ द हार्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है दहेज के अंदर, भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये दोनों प्लांट की वजह से गुजरात को पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री के कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ जो जामनगर के अंदर है, तो जामनगर रिफाइनरी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। द रिफाइनरी कैन प्रोसेस 1.4 मिलियन बैरल्स ऑफ द क्रूड ऑयल पर डे। और रिफाइनरी हैज़ अ कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स ऑफ 21.1 विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बराबर ना। तो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वर्ल्ड के अंदर, एक सिंगल साइट के अंदर 1.4 मिलियन बैरल ऑफ द क्रूड ऑयल पर डे प्रोसेस होता है, बराबर ना। तो वो कहाँ पे है? गुजरात के जामनगर के अंदर। और 2000 के साल में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बराबर ना। और अगर मैं ONGC के पेट्रो एडिशन लिमिटेड की बात करूँ तो इज़ वन ऑफ द साउथ एशिया सिंगल लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द ONGC गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब GSPC, बराबर ना। और दिस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कैन प्रोड्यूस 14 लाख टन ऑफ द पॉलीमर्स एंड 5 लाख टन ऑफ द केमिकल्स विच एड्स द वैल्यू टू द वेरियस अपस्ट्रीम प्रोसेसेस। और ये 2006 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, बराबर ना। तो ये दोनों प्लांट गुजरात के अंदर है, इसके लिए गुजरात को पेट्रोकेमिकल ऑफ इंडिया माना गया है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।